हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर आ गई है UKSSC उत्तराखंड समूह ग के लिए उत्तराखंड की क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वंदर होगा कि हमारी प्रॉपर क्लासेस चली रही हैं, तो साथ साथ सोचा कि मैंने कि पर डे आपको एक उत्तराखंड का वीडियो भी प्रोवाइड करवाया जाए, जिसमें मैं आज से शुरू कर रहा हूं उत्तराखंड का भूगोल। और जो लोग भी नए हमारे इस चैनल पर उत्तराखंड के इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को देखें। आपको सभी उत्तराखंड के जितने भी चैनल यूट्यूब पर हैं, सभी चैनलों से सबसे ज़्यादा कुछ अलग डेटा यहाँ पर मिलेगा और कुछ यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ उत्तराखंड का भूगोल। दरअसल जब भी हमने उत्तराखंड का कोर्स शुरू किया है, तो ऐसे में हमने शुरुआत हमेशा की है उत्तराखंड इतिहास से। आज इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ बदलाव कर रहे हैं और पहली बार मैं शुरुआत कर रहा हूँ उत्तराखंड के भूगोल से। उसका एक कारण ये भी है कि हम उत्तराखंड का इतिहास लगभग क्लास के सभी कक्षाओं में करवा चुके थे, सभी बैचेज़ में हमने करवा दिया था जब इंस्टीट्यूट खुले हुए थे। अभी कुछ समय से इंस्टीट्यूट बंद हैं, तो ऐसे में मैंने ऑनलाइन आपको पूरा भूगोल करवाने के लिए आज से शुरुआत की है और उत्तराखंड का भूगोल हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड हिमालय का एक अभिन्न अंग है। और अगर हम उत्तराखंड को देखें या हिमालय को देखें, तो सबसे पहले जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो वो हिमालय के आधार पर ही पढ़ते हैं। और हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एक सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। जैसे हम बोलते हैं कि अरावली काफ़ी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय तो बच्चा है अरावली के सामने पे, है ना। तो हम बोलते हैं कि हिमालय सबसे नया पर्वत श्रृंखला है। कुछ मतलब अरावली का निर्माण बहुत पहले हुआ था, हिमालय का उससे अपेक्षाकृत काफ़ी समय बाद हुआ। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल। जैसे कि मैंने आपको भारत का भूगोल बताया था, एक पार्ट बताया था मैंने हिमालय वाला, वैसे ही हम उत्तराखंड का हिमालयी विभाजन पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के हिमालयी विभाजन के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र। हम लोग उत्तराखंड भूगोल और उत्तराखंड भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र, उत्तराखंड को कुल 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो वैसे भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भारत का विभाजन देखा हमने, तो वहाँ कुल 6 भौतिक क्षेत्र हैं, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ संपूर्ण उत्तराखंड को हमारे पास 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 8 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक एक करके समझेंगे और थोड़ा सा इनके बीच की मुख्य बातें। तो सबसे पहले हम हिमालय को समझ रहे हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी जो श्रृंखला है, सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला है हिमालय की, इसे हम लोग बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। इसे हम लोग बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। सबसे उत्तरी श्रृंखला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ये वाली जो रेखा है, जो ट्रांस हिमालय के बाद रेखा है, इसके बाद हमारा दूसरा हिमालयी क्षेत्र आ जाता है। इस दूसरे हिमालयी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बृहत हिमालय। इसके दूसरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच ये जो रेखा है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच ये जो रेखा है, या इन दोनों हिमालयों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं टेथिज भ्रंश। टेथिज भ्रंश, इस गैप को हम लोग बोलते हैं टेथिज भ्रंश। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच का जो हिस्सा है, जो भाग है, इस बीच के हिस्से को सचर जोन भी कहा जाता है। सचर जोन भी कहा जाता है।
ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच ये जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है टेथिस भ्रंश। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय किस भ्रंश द्वारा बृहत हिमालय से अलग होता है, तो आप बोलोगे टेथिस भ्रंश। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच के जोन को क्या कहा जाता है, तो सचर जोन कहा जाता है। ठीक, आगे ये तो हो गए हमारे 2, मैंने बोला कुल 8 भागों में बांटा है। कुल कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक और भ्रंश रेखा आती है और इस भ्रंश रेखा के नीचे आ जाता है हमारे पास हिमालय का अगला भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं लघु मध्य हिमालय। लघु मध्य हिमालय, ये हमारा इस भ्रंश रेखा के बाद का भाग। अब इस भ्रंश रेखा को क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ये जो भ्रंश रेखा है, इस भ्रंश रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। बृहत हिमालय लघु हिमालय से किस भ्रंश रेखा द्वारा अलग होता है, तो आप बोलोगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा द्वारा दोनों अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, पहला ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और लघु हिमालय, 3 भाग हो गए। लघु हिमालय के बाद का जो हिस्सा है, लघु हिमालय के बाद का जो हिस्सा है, यहाँ एक और भ्रंश रेखा होगी और इस भ्रंश रेखा को हम लोग क्या नाम देंगे, तो तब बोलोगे कि लघु हिमालय के बाद आती है सीमांत भ्रंश रेखा। सीमांत भ्रंश रेखा, और सीमांत भ्रंश रेखा के बाद हमारे पास नीचे वाला ये जो क्षेत्र आता है, इस रेखा से नीचे वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं दून क्षेत्र। दून क्षेत्र, सीमांत भ्रंश रेखा के नीचे वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया आपका दून क्षेत्र। अब देखो, दून क्षेत्र कितने हो गए, एक, पहला ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु मध्य हिमालय और दून क्षेत्र। ठीक है, अभी तक हमारे पास हो गए 1, 2, 3 और 4 हो गए, है ना। अब हमने पढ़ना है कि पांचवा कौन सा है। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा हमारे पास इस दून क्षेत्र के बाद नीचे हमारे पास जो पांचवा भौगोलिक क्षेत्र आ जाता है, वो पांचवा भौगोलिक क्षेत्र है शिवालिक। शिवालिक, या जिसे हम लोग बोल देते हैं बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय। और शिवालिक के बाद हमारे पास आ जाता है क्रम से, शिवालिक के बाद एक एक करके ये जो भ्रंश आ जाएंगे, इन्हें बोलोगे। शिवालिक के बाद आ जाता है भाबर। भाबर के बाद हमारे पास नीचे वाला जो क्षेत्र भाबर के नीचे आएगा, उसे बोलेंगे तराई। और इसके बाद हमारे पास लास्ट अंतिम जो बचता है, जिसका विस्तार केवल और केवल हरिद्वार जनपद में अपने उत्तराखंड के अंतर्गत है, इसे बोलोगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। तो हमें कुल इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में संपूर्ण उत्तराखंड को बांट दिया। संपूर्ण उत्तराखंड को इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया। कौन कौन से? पहला हो गया आपके पास ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया आपके पास बृहत हिमालय, तीसरा हो गया आपके पास लघु मध्य हिमालय, चौथा हो गया आपके पास दून क्षेत्र, पांचवां हो गया आपके पास शिवालिक हिमालय, छठवां हो गया आपके पास भाबर और सातवां हो गया तराई, आठवां हो गया आपके पास गंगा का मैदान। हमने कुल उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को इन 8 भागों में बांटा है। इनके बीच की भ्रंश रेखाएं बृहत हिमालय और मुख्य लघु मध्य हिमालय के बीच मुख्य केंद्रीय भ्रंश है ना। इसके बाद आ जाता है आपका सीमांत भ्रंश लघु हिमालय और दून क्षेत्र के बीच, फिर शिवालिक श्रेणियां, फिर भाबर, फिर तराई। अच्छा, तराई और भाबर किसे कहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर समझते हुए चलना। मान लो ये ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है और इन ग्लेशियरों से नदियाँ निकलती है। नदियाँ जब मैदानी भागों में पहुँचेगी, ये जो नदी निकली जब मैदानी भाग में पहुंचेगी, तो यहाँ से निकलने के बाद अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारे अवसाद लेकर के आएगी और उन अवसादों को जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो बिछाना शुरू कर देगी अवसादों को। जिस स्थान पर नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से अवसाद लेकर के बिछाना शुरू करती है उसे बोलते हैं हम लोग भाबर।
भाबर कहते हैं। भाबर में नदियाँ लुप्त हो जाती है। खो नदी, खो कोटद्वार में बहने वाली खो नदी है ना, भाबर क्षेत्र में आने के बाद लुप्त हो जाती है। तो भाबर में नदियाँ लुप्त हो जाती है। भाबर के बाद नदी आगे बढ़ी और आगे आकर के नदियाँ वापस जिस स्थान पर निकलती हैं उसे बोलते हैं हम लोग तराई, उसे बोलते हैं हम लोग तराई। देखो नदियाँ पर्वतों से निकली, अपने साथ अवसाद लेकर के आई, मैदानी भागों में बिछा दिया, उसे भाबर कहते हैं। भाबर के बाद नदी आगे बढ़ी मैदानी भागों में, फिर नदियाँ वापस निकलेगी जहाँ पर, उसे बोलते तराई। भाबर में नदियाँ खो जाती है, कोटद्वार में खो नदी खो जाती है, तो जैसे उसे खो नदी बोलते हैं, है ना, खो गई, खो गंगा। तो ये हो गया हमारे पास उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। इसके बाद अगर हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के आधार पर एक एक करके पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय को, कि ट्रांस हिमालय है क्या। यहाँ ध्यान रखना कि ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच के जोन को कहा जाता है सचर जोन, सचर जोन। अब हम शुरू से शुरू करते हैं, ट्रांस हिमालय से लेकर के एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय को, है ना, ट्रांस हिमालय को पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय को। सबसे पहली बात, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है हमारा उत्तरकाशी, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है हमारा पिथौरागढ़, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है हमारा चमोली। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली उत्तराखंड का जो मानचित्र है, उत्तराखंड के मानचित्र में सबसे ऊपर, यहाँ से लेकर के सबसे इधर देखेंगे हम, इधर उत्तर में, यहाँ से लेकर के यहाँ उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी के बाद इधर चमोली और पूर्व में पिथौरागढ़। तो ठीक है, 3 जनपदों में विस्तारित है ट्रांस हिमालय का। आपसे पूछेगा ट्रांस हिमालय का विस्तार, तो बोलोगे 3 भागों में, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, इन 3 जनपदों में विस्तार। पूछेगा कि ट्रांस हिमालय की खोज कब हुई, 1936 में, किसके द्वारा की गई, स्वैन हेडन के द्वारा, स्वैन हेडन के द्वारा, स्वैन हेडन के द्वारा ट्रांस हिमालय की खोज, उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय के भाग की खोज की गई कि किस जनपद में इसका कितना भाग है, और ट्रांस हिमालय की जो रेखा है, ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो किस जनपद में है। तो आप देखोगे कि इसकी खोज 1936 में स्वैन हेडन के द्वारा की गई। ट्रांस हिमालय के बारे में अन्य चीज़ें आपको समझनी है कि आपको पता होना चाहिए, ट्रांस हिमालय एक अवसादी शैलों से बना भाग है, अवसादी शैलों से बना भाग। ट्रांस हिमालय अवसादी शैलों से बना भाग, अवसाद यानी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इन अवसादों से बना हुआ भाग है। और अगर हम ट्रांस हिमालय को देखें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारे पास आ जाते हैं बड़े बड़े गिरिद्वार, जिन्हें हम लोग कहते हैं दर्रे। देखो ट्रांस हिमालय में ही अपने उत्तराखंड में आ जाते हैं दर्रे, और इन दर्रों को हम लोग कहते हैं स्थानीय भाषा में, देखो दर्रों के बहुत सारे नाम, ला, पास, धुरा, है ना, बहुत सारे नाम। दर्रा होता क्या है, तो 2 पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है। अच्छा, दर्रा समझाने के लिए ये हमारे पास 2 पर्वत हैं मान लो, और इन दोनों पर्वतों के बीच का ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग बोल देते हैं दर्रा। तो दर्रों का विस्तार हमारे पास ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। बहुत सारे दर्रे हमारे उत्तराखंड में है ना, अलग अलग दर्रे, जैसे हमारे पास बहुत सारे जगन्नीति, माणा दर्रे, बहुत सारे दर्रे हैं, है ना, उत्तरकाशी में मुलिंगला, थांगला दर्रा। तो अलग अलग दर्रों का विस्तार हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, ये आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय को ही ध्यान रखेंगे कि इसी ट्रांस हिमालय को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। अब गुरुजी, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। अच्छा, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? मान लो हमारे पास ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों का जो पिछला हिस्सा होता है, जहां तक बारिश की बूंदें नहीं पहुंच पाती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र। ये जो पर्वतों का पिछला हिस्सा है,
पर्वतों के पिछले हिस्से में बारिश नहीं पहुंच पाती है। जहां बारिश नहीं पहुंच पाती है उस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है। देखो अब आपको पता ही है, बाकी मैंने बताया है कि ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय से सचर जोन या फिर टेथिस भ्रंश द्वारा अलग होता है। अभी हमने बात की थी कि ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय से सचर जोन या फिर सचर जोन या फिर टेथिस भ्रंश के द्वारा अलग होता है। ठीक है, इस क्षेत्र को, ट्रांस हिमालय क्षेत्र को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखोगे। किसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। आगे इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हमने पढ़ा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दर्रों का विस्तार होता है। अलग अलग हमारे पास यहाँ पर दर्रे हमारे उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बार फटाफट उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली जिलों में विस्तार 1936 में स्वेन हेडन ने खोजा था। अवसादी शैलों से बना हुआ भाग है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत हमारे पास जैक्सर श्रेणी कहा जाता है इस भाग को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई ट्रांस हिमालय के बारे में। तो अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास हिमालय का दूसरा हिस्सा है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं वृहत हिमालय। वृहत हिमालय, हिमालय का दूसरा भाग मैंने आपको बताया था वृहत हिमालय। वृहत हिमालय में क्या क्या चीजें हैं? वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय में क्या क्या है? देखो, इसका विस्तार मुख्य केंद्रीय भ्रंश से, अब आपको पता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश से इसका विस्तार आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश से तिब्बत चीन तक मिलता है। इसका विस्तार मुख्य केंद्रीय भ्रंश से और तिब्बत चीन तक मिलता है। तिब्बत चीन तक मिलता है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश से तिब्बत चीन तक मिलता है। इसी के अंतर्गत हमारे पास बड़ी बड़ी अपने उत्तराखंड की पर्वत चोटियाँ, जैसे हो गया नंदा देवी हो गया, बंदरपूंछ हो गया और इसके अलावा हमारे पास हो गया कामेट हो गया, और इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा त्रिशूल हो गया, और इसी के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी पर्वत चोटियाँ, कामेट, त्रिशूल, चौखंबा है ना, चौखंबा, सतोपंत, ये सभी श्रेणियाँ इसी में आ जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हिमालय का वो हिस्सा है जिस हिस्से में ग्लेशियरों का विस्तार पाया जाता है। जिस हिस्से में ग्लेशियरों का विस्तार पाया जाता है, उत्तराखंड के हिमालय का वो हिस्सा जिस हिस्से में ग्लेशियरों का विस्तार पाया जाता है वो है हमारा वृहत हिमालय। देखो, ग्लेशियर किसे कहते हैं? तो ग्लेशियर अपने आप में समझने वाली चीज़, जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं ग्लेशियर। और ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है हिमगल या बमक। ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है हिमगल या फिर बमक। ठीक है, ये हो गए हमारे पास ग्लेशियर। ठीक, ग्लेशियर, अब देखो ग्लेशियरों का क्या महत्व है? तो ग्लेशियरों से नदियाँ निकलती है ना, बर्फ़ के पहाड़ों से नदियाँ निकलती है। जैसे हमें पता है कि हमारे पास ये सतोपंत, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों का हमारे पास विस्तार इसमें पाया जाता है। अब अगर हम इस क्षेत्र में देखें कि हमारे कौन कौन से जनपद आ जाते हैं वृहत हिमालय क्षेत्र में, तो आप लोग बोलोगे कि इसमें आ जाता है हमारा रुद्रप्रयाग, इसी में आ जाता है हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा चमोली का, इसी में थोड़ा हिस्सा आ जाता है उत्तरकाशी का। इसी वाले क्षेत्र में देखो रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा किस में आता है? तो वृहत हिमालय क्षेत्र में आता है। और थोड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में पिथौरागढ़ का भी आता है। इन जगह उत्तराखंड के इन जनपदों में हमारे पास विस्तार है वृहत हिमालय का। वृहत हिमालय का विस्तार हमारे पास इन जनपदों में। ठीक है, ये हुआ हमारे पास वृहत हिमालय।
अब हमने पढ़ा कि बृहत हिमालय के अंतर्गत बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं। जैसे हमने पढ़ा कि इसी में है नंदा देवी, इसी में पढ़ा हमने कि इसी में है कामेट। तो थोड़ा सा बात करेंगे नंदा देवी और कामेट पर, ठीक है, क्योंकि मेन पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? उत्तराखंड की, तो नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब थोड़ा सा बात करते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी पर कि नंदा देवी पर्वत चोटी का क्या सिस्टम है। नंदा देवी पर्वत चोटी का क्या सिस्टम है? नंदा देवी पर्वत चोटी। अब हम लोग आगे बात करते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी पर। तो नंदा देवी पर्वत चोटी की बात करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये मान लो हमारी एक पर्वत चोटी, जिसे हम लोगों ने बोल दिया कि ये है हमारी पर्वत चोटी नंदा देवी, है ना, नंदा देवी। पहली बात, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरी बात, इस चोटी की ऊंचाई 7817 मीटर है, 7817 मीटर है। तीसरी बात, हमें नंदा देवी के बारे में क्या ध्यान में रखनी है कि नंदा देवी एक पर्वत श्रेणी है, इसके अंतर्गत 2-3 पर्वत हमारे पास आ जाते हैं। देखो अब अलग अलग पर्वत श्रेणियां हमारे पास, नंदा देवी पूर्वी हमारे पास एक अलग पर्वत है। तो पहले नंदा देवी को समझ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। अब सबसे ऊंची चोटी है, तो ऊंची चोटियों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं कि इसे फतेह करने का प्रयास, यानी कि इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास, इस चोटी पर चढ़ने का पहला प्रयास कब हुआ? तो आप बोलोगे 1905 में। 1905 में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का पहला प्रयास किया गया और ये प्रयास करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था टी.जी. लॉन्गस्टॉप। टी.जी. लॉन्गस्टॉप ने सबसे पहले 1905 में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण टी.जी. लॉन्गस्टॉप इस 7817 मीटर की चोटी पर मात्र टी.जी. लॉन्गस्टॉप 5875 मीटर तक ही चढ़ पाए थे और आज इस स्थान को बोला जाता है लॉन्गस्टॉप फॉल। लॉन्गस्टॉप फॉल, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, इस स्थान को कहा जाता है लॉन्गस्टॉप फॉल। 1905 में सबसे पहले नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया गया था टी.जी. लॉन्गस्टॉप के द्वारा और टी.जी. लॉन्गस्टॉप उस समय पे चढ़ पाए थे नंदा देवी पर्वत पर मात्र 5875 मीटर तक की ऊंचाई पर। 5875 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ पाए थे, इस कारण इस स्थान को 5800 जमीन से और 5875 मीटर ऊपर ये जो स्थान है इसे आज बोला जाता है लॉन्गस्टॉप फॉल। इसे आज लॉन्गस्टॉप फॉल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो एक असफल प्रयास था, टी.जी. लॉन्गस्टॉप केवल 5875 मीटर तक ही चढ़ पाए थे। तो इस चोटी को फतेह करने में सफलता कब हासिल हुई? तो ऐसे में आप बोलोगे कि 29 अगस्त 1936 को नंदा देवी का प्रथम सफल आरोहण किया गया। नंदा देवी का 29 अगस्त 1936 को प्रथम सफल आरोहण किया गया और ये आरोहण करने वाले व्यक्ति थे बिल टिलमैन और नोएल ऑडले। बिल टिलमैन और इनके साथ अगले व्यक्ति थे जिनका नाम था नोएल ऑडले। बिल टिलमैन और नोएल ऑडले ने नंदा देवी पर्वत चोटी को सफल आरोहण इसका किया था 29 अगस्त 1936 को। इस दिन इस चोटी का पहला सफल फतेह किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंदा देवी, अब ये तो नंदा देवी पर्वत चोटी है, नंदा देवी पूर्वी जो पर्वत चोटी है उस पर चढ़ने का पहला सफल आरोहण उसका 1939 में किया गया था। 1939 में नंदा देवी पर चढ़ने का पहला सफल अभ्यारण 1939 में पोलैंड की एक टीम के द्वारा किया गया था। पोलैंड की टीम नंदा देवी पर्वत पर 1939 में चढ़ी थी।
नंदा देवी का दूसरा सफल अभियान, ये तो पहला सफल अभियान है, वो पूर्वी का था। पूर्वी पोलैंड की टीम किस पे चढ़ी थी? पूर्वी वाले पे 1939 में चढ़ी थी, नंदा देवी के पूर्वी हिस्से पे, है ना। अगर हम यहाँ बात करें, ये तो पहला सफल आरोहण था। नंदा देवी का दूसरा सफल अभियान, नंदा देवी का दूसरा सफल अभियान कब चला? तो आप ध्यान रखोगे कि नंदा देवी पर दूसरा सफल अभियान 1964 में चला। और 1964 में एन कुमार नाम के व्यक्ति ने इस पर्वत चोटी को फतेह करने में विजय हासिल की। एन कुमार नाम के व्यक्ति ने 1964 में इस पर्वत चोटी को चढ़े, ठीक है। नंदा देवी के दोनों शिखरों को अब हम ले लेते हैं नंदा देवी के दोनों शिखर, है ना। जब आपसे पूछा जाएगा कि नंदा देवी के दोनों शिखरों को संयुक्त रूप से प्रथम बार कब फतेह किया गया? नंदा देवी के दोनों शिखरों, नंदा देवी पूर्वी, दोनों शिखरों को प्रथम सफल अभियान कब चढ़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है, दोनों चोटियों को 1976 में भारत जापान संयुक्त अभियान द्वारा फतेह किया गया। भारत जापान संयुक्त अभियान द्वारा फतेह किया गया 1976 में दोनों चोटियों को। अगर हम बोले प्रथम बार महिलाएं जो नंदा देवी पर्वत चोटी पर चढ़ी, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में अगर आपसे प्रथम बार महिलाएं पूछे तो आपने बोलना है 1981 में। 1981 में कौन कौन चढ़े थे? तो आपको बोलना है कि रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट, और इसके साथ हमारे पास नाम आ जाता है दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने वाली चंद्रप्रभा ऐतवाल का। चंद्रप्रभा ऐतवाल 1981 में नंदा देवी चोटी पर महिलाओं द्वारा पहला सफल अभियान, जिसमें सबसे पहले महिलाएं चढ़ी। तो आपको ध्यान रखना है 1981 में रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल, इन तीनों ने इस पर्वत चोटी को फतेह किया था। अब ऐसे में हमारे पास ये नंदा देवी पर्वत चोटी का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नंदा देवी पर्वत चोटी के बाद बात करते हैं कामेट की। दूसरी पर्वत चोटी हमारे पास कामेट। कामेट हमारे उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारे उत्तराखंड की, जिसे हम लोगों ने बोला कामेट। अब देखो दूसरी हम लोग बोल रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,756 मीटर। पूछ भी लिया एक एग्जाम के अंदर तुमसे कि बताओ भाई कामेट की ऊंचाई कितनी है। अब समय बदल रहा है, नंदा देवी की ऊंचाई बहुत पूछ लिया पहली की, अब दूसरी की पूछ रहा है, हो सकता है पूर्वी की पूछ ले इसके बाद। तो ध्यान रखना है कि नंदा देवी पर्वत के बाद कामेट की पूछी। कामेट दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचाई कितनी? 7,756 मीटर। कामेट का प्रथम सफल अभ्यारण, कामेट का प्रथम आरोहण किसके द्वारा किया गया? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि कामेट पर्वत पर सबसे पहले 21 जून 1931 को कामेट का अभ्यारण किया गया। और ऐसे में कामेट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको पता होगा कि 21 जून 1931 को कामेट पर चढ़े थे फ्रैंक स्माइथ, और इनके साथ इनके साथियों का नाम ध्यान रखोगे, इरिक सिफ्टॉन,
इरिक सिफ्टॉन, फ्रैंक स्माइथ, इरिक सिफ्टॉन और होल्ड्सवर्थ और इसके अलावा इनके साथ इस पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे लीवा शेरपा। इनके द्वारा 21 जून 1931 को कामेट का अभ्यारण किया गया, कामेट चोटी पर चढ़ा गया, पहले बार इन्हें फतेह किया गया। तो ये हुई हमारे पास कामेट चोटी। इसका अगला पार्ट आपके पास उत्तराखंड भूगोल कंटिन्यू चलता रहेगा। उत्तराखंड भूगोल की अगली वीडियो इसी चैनल पर आपको कल मिल जाएगी और उत्तराखंड भूगोल में कल हम बात करेंगे लघु मध्य हिमालय के बारे में, उत्तराखंड के दून क्षेत्रों के बारे में कि चौखम दून, पाटली दून, कोटा दून, ये सारे दून कहाँ कहाँ हैं। सभी दून जो उत्तराखंड में पूछे जाते हैं वो सभी दून, लघु मध्य हिमालय क्या चीज़ें हैं। और इसके अलावा थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम लोग शिवालिक श्रेणियों पर भी बात करें। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।